नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समास पढ़ना चालू किया था और समास में हम लोगों ने तत्पुरुष समास एवं उसके 7 तरह के जो भेद थे वो पढ़े और कर्मधारय समास को पढ़ा। हम लोगों ने समास और संधि के बीच में जो अंतर होता है वो भी पढ़ा और उसके साथ हम लोगों ने समास में किस समास के कितने किस पद कौन सा पद प्रधान होता है हमने ये भी पढ़ा। जैसे कि अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो वहाँ उत्तर पद प्रधान होता था। ठीक है, आज हम लोग दोस्तों द्विगु समास और द्वंद्व समास एवं अव्ययभाव समास को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले द्विगु समास। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास की भांति ये संस्कृत में अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी तत्पुरुष समास में ही आएगा। पिछली कल हमने कर्मधारय पढ़ा था, वो भी तत्पुरुष समास के अंदर ही आता है, मगर एग्जाम में जब भी ऑप्शन आएगा आपके सामने तो वह अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, तो हमें अब इसको ये भी देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो दोस्तों द्विगु समास को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है। द्विगु समास क्या कहता है कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद जो है किसी समूह या समाहार का आपको नॉलेज दे या उसके बारे में बताए तो वह क्या होगा, द्विगु समास होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समाहार हो, ठीक है, या समूह का बोध कराता है तो वह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अच्छा, कल मैंने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि पूर्व पद क्या होता है, ठीक है, और समस्त पद क्या होता है। आज आपको एक बार और बता देता हूं। पूर्व पद वह, जैसे कि तिरंगा लिखा है यहां पर, समास क्या था दोस्तों, दो शब्दों का मेल कराना। ठीक है, दो शब्दों को पास पास रखना, ये क्या था, समास था। तो एक है क्या, ती, और दूसरा है क्या, रंगा। ती शब्द है यहां पर क्या, पूर्व पद, और रंगा क्या है यहां पर दोस्तों, रंगा है यहां पर उत्तर पद। ठीक है, और जब उत्तर पद और पूर्व पद मिल जाते हैं तब हम क्या कहते हैं, समस्त पद। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे कि पंचतंत्र। पंच है यहां पूर्व पद जो पहले आए, ठीक है, और तंत्र यहां है क्या, उत्तर पद जो बाद में आए। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें या पंचतंत्र हम एक साथ बोलने लगे तो ये क्या कहलाएगा, समस्त पद। ठीक है, तो मैं फिर से डेफिनेशन में एक बार बोलता हूं इसके साथ कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो और समस्त पद जो है किसी समूह या समाहार का बोध कराए तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा द्विगु समास। ठीक है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, द्विगु समास। अब हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक, अगला ऑप्शन है नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। देखिए 3, 9, पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह, पंच मतलब 5, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 आ गया यहां पर, संख्यावाचक शब्द नजर आ रहा है आपको। अष्टधाई, अष्टाध्यायों का समाहार, यहां आपको अष्ट नजर आ गया। दोपहर, दोपहरों का समाहार, 2 एक संख्यावाची शब्द। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 एक संख्यावाची शब्द दिख गया आपको। षड्रस, 6 रसों का समूह, 6 रसों का समाहार। तो दोस्तों द्विगु समास को पहचानना सबसे ज्यादा आसान है, यहां पर आपको क्या संख्या नजर आ जाएगी। अब दूसरे पे आते हैं दोस्तों। दूसरा है दोस्तों द्वंद्व समास। वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो। ठीक है, अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे उसमें केवल एक पद प्रधान था, यहां पर क्या है दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अब मैंने इसको किस तरह पढ़ा है जरा समझिएगा कि द्वंद्व मतलब क्या है दोस्तों, एक तरह की लड़ाई होना या एक तरह का डंडा, एक तरह का डंडा। तो 2 शब्दों के बीच में ना आपको एक दूरी बताने वाला एक डंडा नजर आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए या यहाँ पे आपको योजक चिन्ह नजर आ जाए या और नजर आ जाए जब आप उसको समाहार करें। मतलब क्या, डंडा मतलब क्या, कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बना रहा है, दोनों के बीच में बराबर बराबर समानता बना रहा है। ठीक है, तो जैसे इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस समास के समस्त पदों में दोनों पद समान हो। दोनों पद क्या हो दोस्तों, समान हो, दोनों में समानता दिखला दे। समानता दिखला दे का मतलब क्या है कि दोनों में दूरियां बताए। ठीक है, दूरियां इन द सेंस कि क्या है,
दोनों को बराबर रख दे, एक तराजू में रख दे, दोनों को बराबर बराबर, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हों। जरा देखते हैं, पहला है क्या दोस्तों, ऑप्शन है अपना पराया। कई बार आपको पेपर में इसको बहुत सिंपल, ये आपको योजक चिन्ह नजर आ जाएंगे, ठीक है, और कई बार आपको योजक चिन्ह नहीं भी नजर आते, तो भी आपको बस ऐसे करना है, अगर वहां पे और लगाने पर वो फिट हो जा रहा है तो समझ जाइए, या लगाने पर फिट हो जा रहा है, क्या, और या, ये दोनों शब्द है ना, और नजर आ जाए या दोनों के बीच में आ जाए तो समझ जाइए क्या, कि वह द्वंद्व समास है, दोनों के बीच में आपको द्वंद्व करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल क्या है, अपना पराया, अपना और पराया, रात दिन, रात और दिन, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, छल कपट, छल और कपट, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, आटा दाल, आटा और दाल। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको द्वंद्व समास में एक द्वंद्व नजर आता जाएगा, और वहीं जो द्विगु समास है तो आपको इसमें संख्यावाचक चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अब इसको एक और चीजें समझें कि कई बार लोगों को क्या होता है दोस्तों कि द्वंद्व है द्विगु है, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि उनको मालूम है कि संख्यावाचक आता है, मगर संख्यावाचक किस में आता है, द्वंद्व में आता है या द्विगु में। तो इसका भी एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहा है, द्विगु, क्या साउंड आ रहा है, दो का, द्वि आ रहा है साउंड, द्वि एक संख्या है तो संख्या के साथ संख्यावाचक, काम खत्म। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब डंडा, ठीक है, समानता, दोनों के बीच में डंडा, योजक चिन्ह भी आएगा और डंडा और, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। आया दोस्तों समझ में। अब हमें दो समास और पढ़ने हैं, एक है अव्ययभाव समास और एक है बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना अव्ययभाव और बहुव्रीहि चालू करते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अव्ययभाव समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययभाव समास में दोस्तों क्या होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक जो आगे रहता है वो पूर्व पद, जो पीछे था वो उत्तर पद, दोनों को मिला देंगे तो समस्त पद। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास से ही निकला था कर्मधारय और द्विगु, ये इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता था। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते थे और अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होगा। और इसके बाद जब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि, इसमें क्या होगा, कोई अन्य पद प्रधान होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले अव्ययभाव समास देख लेते हैं। अव्ययभाव समास, पहले इसके नाम पे ही देखिए अव्यय, तो पहली चीज तो तय है कि इसमें अव्यय लगा होगा। ठीक है, तो आधी ज्यादा चीजें वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगी क्योंकि इसमें अव्यय कितने गिने चुने अव्यय हैं, है ना। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से जो समस्त पद भी अव्यय बन जाए। ठीक है, याद रखिएगा पूर्व पद प्रधान, इसमें क्या होता था, पूर्व पद प्रधान रहेगा, है ना, पूर्व पद प्रधान रहेगा। देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आए समझ में आपको। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या, प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन की बात हो रही है। प्रति यहां क्या है, प्रति यहां क्या है दोस्तों, प्रति है यहां पर अव्यय, प्रति क्या है यहां पर अव्यय। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो। ठीक है, यथा यहां क्या है, यथा है यहां पर अव्यय। भर पेट, भर पेट, ठीक है ना, पेट भर के, यहां भी क्या है, भर, भर यहां पर है अव्यय। प्रतिकूल अव्यय, निसंदेह अव्यय। घर घर, ये एग्जाम्पल जरा देखिएगा, यहां लगा है योजक चिन्ह, घर घर में क्या लगा है दोस्तों, योजक चिन्ह, और ये है अव्ययभाव समास, ये द्वंद्व समास नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि जब हम द्वंद्व समास पढ़ रहे थे, द्वंद्व समास में क्या होगा कि वो एक दूसरे को विपरीत दिखा रहा होगा या दोनों में दूरियां बता रहा होगा। ठीक है ना, मतलब बीच में कोई दोनों अलग अलग शब्द होंगे, है ना, और मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि वहां दोनों एकदम एक दूसरे से विपरीत शब्द होंगे, है ना। यहां पर क्या बोल रहा है, घर घर, योजक चिन्ह लगा है, मगर ये कौन सा है, अव्ययभाव समास है, क्योंकि घर घर का मतलब क्या है, प्रत्येक घर, है ना, दोनों का मतलब एक ही है, प्रत्येक घर। आया समझ में दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव समास को पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि उसके बाहर अव्यय लगा होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है दोस्तों किसमें, अव्ययभाव में। अब ये पूर्व पद प्रधान मतलब क्या, मतलब ये कि जो दो शब्द हैं, इन दोनों में जो पहला शब्द होगा, जो पूर्व पद होगा,
ठीक है ना, उसकी प्रधानता ज्यादा होगी, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। जैसे कि दिन रोज होते हैं, ठीक है, मगर उसके आगे प्रति जैसे जुड़ जाता है तो प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, वो रोज रोज की बात करने लगा। उसी प्रकार संभव, ठीक है ना, संभव क्या है, संभव है उसके आगे जैसे यथा लग जाता है तो जैसा संभव हो या जो भी संभव हो सकता है उसकी बात हो रही है। पेट सबके पास है, मगर बात क्या हो रही है यहाँ, भर पेट की बात हो रही है, ठीक है ना। भर पेट मतलब क्या, उसका पूरा सेंटेंस मतलब चल गया। यहाँ पर प्रधानता किसकी हो गई, भर पेट की। इस अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे कि पेट भरा है या पेट, तुम्हारा पेट बड़ा है, ठीक है ना, और एक हम बोलते हैं भर पेट, है ना, तो यहाँ क्या है, भर की वजह से उस शब्द की, इस पूरे शब्द की प्रधानता बढ़ गई। कूल प्रतिकूल हो गया, संदेह होना निसंदेह होना, ठीक है ना, शब्द पूरी तरह बदल जाता है। प्रधानता पूरी तरह किसके पास है, पूर्व पद के पास है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं दोस्तों, ये है बहुव्रीहि समास। कई बार मैक्सिमम पेपर्स में इससे प्रश्न आता ही है और बच्चा यहाँ गलती करता है, तो इसका क्या करें। बहुव्रीहि समास में और तत्पुरुष समास में या बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना। तो इसका एक ही दो रास्ते हैं। पहले कुछ चीज़ें तो आपको बड़ी सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगी। मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय ऑप्शन में नहीं होते, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से टिक करना होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर क्या करें, है ना, तो वो अब हम देखते हैं। और कुछ इस मैक्सिमम एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने उठाऊंगा जहां आपको डाउट होगा, ठीक है। तो पहला इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, मैंने जैसे बोला कि बहुव्रीहि समास में क्या होगा, किसी तीसरे पद की बात कर रहा हो, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा होगा, है ना। तो जिस समास में समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो और बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की, किसी तीसरे व्यक्ति की या किसी तीसरे पद की और संकेत करें, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। अब इसके एग्जाम्पल देखें। पहला है दोस्तों त्रिलोचन, तीन है लोचन, तीन आंखों वाला, ठीक है, त्रिलोचन तीन आंखों वाला, अर्थात किसकी बात हो रही है, शिव की बात हो रही है ना, तीन आंखें हैं उनके पास, एक ही व्यक्ति है। दूसरा है दीर्घ बाहु, क्या है, दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला, लंबी भुजाओं वाले कौन है, विष्णु। दशकंठ, दशकंठ या दशानन दोनों ऑप्शन में आता है, तो दशकंठ है जिसके, ऑप्शन क्या है दोस्तों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रावण की। अब जरा ये देखिए आप, अब बात क्या है यहाँ, निशाचर, ठीक है, निशाचर क्या है, निशाचर निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला। कौन सा समास है, बहुव्रीहि, क्योंकि अगर ये निशा में विचरण करने वाला अगर किसी एक राक्षस की बात कर रहा है तो किसमें आएगा, बहुव्रीहि समास में, ठीक। अगला है दोस्तों चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु, यह हमेशा बहुव्रीहि ही रहेगा। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है। अब प्रधानमंत्री एक देश का तो एक ही होगा ना भाई, वो दो तीन तो हो नहीं सकते, प्रधानमंत्री एक ही होगा, इसलिए यहां पर क्या है दोस्तों, ये भी कौन से किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। अगला पंकज, ठीक है, पंकज, ये ऑप्शन देखिए ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है कि किसी भगवान की बात कर रहा हो, ठीक है, मगर किसी कोई दो पद मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और वो याद रखिएगा कोई तीसरा पद पूरी तरह वही होगा और कोई नहीं होगा, है ना। अगला है दोस्तों पंकज, पंक में पैदा हो जो, कीचड़ में जो पैदा हो, कौन, केवल कमल, भाई कमल ही उगेगा। फिर है अनहोनी, एक और ऑप्शन, अनहोनी, ना होने वाली घटना, ठीक है ना, अनहोनी, इसका अगर आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, ना होने वाली घटना, मगर अनहोनी किसके लिए होता है दोस्तों, कोई विशेष घटना होगी, कोई ना कोई एक विशेष घटना होगी। अगला है दोस्तों चौलड़ी, चौलड़ी चार लड़ियां हैं जिसमें, चौलड़ी ये द्विगु में नहीं आएगा, चौलड़ी चार लड़ियां हैं जिसमें, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, माला की, ठीक। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शिव। अगला है दोस्तों मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र मृगों का इंद्र अर्थात सिंह, मृगों का इंद्र अर्थात शिव। उसके बाद है दोस्तों मृत्युंजय, उसके बाद क्या है दोस्तों, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात कौन, शंकर। अब जिस पे मैंने स्टार बनाए हैं आपको यहाँ ये कई बार आपको कर्मधारय समास में भी दिखने को मिल जाएगा, है ना, ये आपको कई बार कर्मधारय समास में भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों है तो आपको बहुव्रीहि पे जाना है,
ठीक। और अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, केवल कर्मधारय, तो आप उस पर कर्मधारय पे जाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए जब भी बहुव्रीहि समास की हम बात करते हैं तो वो किसी तीसरे पद की बात कर रहा होता है, और तीसरा पद हमेशा केवल एक ही चीज होगी, है ना। जैसे कि एक और आता है नीलकंठ, है ना। नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, ये भी सत्य है, मगर नीलकंठ एक चिड़िया का नाम भी है ना। तो वहां दो चीजों की बात हो रही है, तो वो कई बार कर्मधारय में भी आएगा। अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे बहुव्रीहि समास के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ टफ पार्ट भी था, और हम लोग ने ये भी देखा, पूरा समास देखा, बहुत सारे प्रश्न देखे। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा समास समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।